लेकिन अक्सर इंडियन सोसाइटीज में क्या होता है कि हम जिंदा है और मैरिज डेड है, पर हम उसे लेकर चल रहे हैं बस। Listen, you have to work because there are three entities: you, your husband, and marriage. So you have to work on that marriage. We all are perfectly imperfect human beings. उनको वो अगर जब तक उनके ब्रेन के प्रोग्रामिंग में नहीं हुआ तो वो एक्सपेक्टेशन ही, तू वाइफ है तुझे ये करना है, तू हस्बैंड है तुझे ये करना है। कुछ हम अपने रूल्स और रेगुलेशन अपने मैनुअल में लिख दे। माँ बाप को तो यही बोलना चाहिए, हमने आपकी शादी की है, नाउ यू लर्न हाउ टू डील विद द सिचुएशंस। हर चीज में जाके आप पोक करोगे तो नहीं होगा। चलो आप अच्छे हस्बैंड वाइफ नहीं बन पाए, नो प्रॉब्लम, इट इज ओके, लेकिन पेरेंटिंग इज अ टीम वर्क। टीन एज में जाएगा तो कुछ चीजें जो माँ की आंख देख पाती है वो बाप की आंख नहीं देख पाएगी, और जो चीज बाप पकड़ पाता है वो माँ नहीं देख पाएगी। To be really emotionally mature to get married and to have kids. Hello everyone, welcome to another episode of Happier Hour. Today we have with us Khadija Motorwala. She is ICF certified life coach specialized in relationship coaching. She is a NLP trainer and transactional analyst. She works in police department in Bharosa Cell as a counselor. She conducts NLP training and her vision is to make NLP reach every home. Welcome to the show, Khadija. Thank you so much. Thank you for having me. Yeah, so Khadija, we'll start with your work in police department at Bharosa Cell. आप exactly क्या करते हैं वहाँ पर? So देखिए कि whenever there is a fight, okay, जब भी कोई fight होती है तो कॉन्फ्लिक्ट घर पे होता है, पीता है, मारता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो लोग क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन भागते हैं। अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पुलिस क्या ही करेगी, वो आपको बोलेगी FIR करो, 498 करो। सो द पुलिस डिपार्टमेंट सेंड्स दोज केसेस टू भरोसा सेल। भरोसा सेल इज़ एक काउंसलिंग सेंटर है जहाँ पर हमें केसेस मिलते हैं, तो हम वो केसेस को काउंसिल करते हैं, 3 से 4 सेशंस लेते हैं उसके, एंड देन हम देखते हैं कि मैरिज किस स्टेज पे है, उनको समझाया जाता है, उनके अंदर से चीज़ें बाहर निकाली जाती हैं, और काफ़ी सारी मैरिजेस बच जाती है। लेकिन अगर जो मैरिजेस डेड है और इतनी टॉक्सिसिटी पे पहुंच गई है तो कुछ मैरिजेस डिवोर्स में भी जाती है। लेकिन अगर वो डिवोर्स में भी जाती है तो हम वहाँ पर भी काम करते हैं कि उसको म्यूचुअली आप ख़त्म करो, क्योंकि ऑलरेडी कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है, तो फिर वो कोर्ट खेलना और फिर वो गंदी वाली गेम मत करो। तो उस तरह से हम, इसका पूरा एक प्रोसेस है भरोसा सेल का। So basically it's a police department जो आपके पास भेजते हैं। एंड टिपिकली किस तरीके के केसेस आते हैं आपके पास? अभी ये तो मत ही पूछो, मतलब हर तरीके से, बहुत एजुकेटेड लोगों से लेकर एक गांव का जो इलिटरेट इंसान है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, लॉयर्स, जजेस, एक्टर एक्ट्रेसेस से लेकर एक मोची तक जो बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है। मतलब वी गेट अ वाइड रेंज ऑफ पीपल। वहाँ पर इतनी ग्राउंड रियलिटी से आप टच में आते हो कि आपको लगेगा कि दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन्स वर्क, एंड इट इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द ब्रेन ऑपरेट्स। अभी आप कोई रीसेंट आपने केस हैंडल किया, उसके बारे में बताना चाहेंगे? रीसेंट केस एक एक्टर का था, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन, बट वो और उसकी वाइफ आए थे, दोनों का बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप था। लेकिन वो जो था ना कि वो हस्बैंड के अंदर वर्क प्रेशर इतना, वो एक्टर है, उसको भी इतना फ्रेशनेस ऑफ माइंड नहीं था बेचारे को। एक्टर की ज़िंदगी इतनी अच्छी भी नहीं होती है, उसको घड़ी घड़ी वो कैमरामैन या तो जो भी वो उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको बोलता रहता है एंड ऑल दिस थिंग्स। ये टाइम नहीं दे पा रहा था, और जो लेडी थी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी कि एक वुमनाइजर है। अभी वो बोलता था, मैडम मुझे बात तो करनी पड़ेगी ना सबसे, अगर मैं किसी से बात करता हूँ, किसी के मेकअप रूम में चला जाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वुमनाइजर बन गया। सो देयर वाज लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारा वो था, कम्युनिकेशन गैप हो गया था दोनों के बीच में। लेडी चाहती थी कि पैसे दो, टाइम दो, हर कोई चीज़ दो, लेकिन वो सब देने के लिए उसको काम तो करना पड़ेगा।
सो वो सब था बहुत, वो जो मतलब मैंने जब यूट्यूब पे उसको देखा तब मुझे लगा वो इसकी दुनिया तो कुछ अलग है, वो इतना बड़ा एक्टर है, कितना हंसता है, चुलबुला है, लेकिन रियलिटी में वो बहुत रोया, बहुत मतलब फूट फूट कर रोया कि यू डोंट नो मैम मुझे दिन में कितने रिजेक्शंस लेने पड़ते हैं। मैं मेरा एक इमोशन को प्रोसेस करूं उसके पहले मुझे दूसरी गाली पड़ती है, दूसरी गाली सुनूं उसके पहले मुझे एक्ट करना पड़ता है। दिस टफ लाइफ आई एम हैविंग, इसके मैं अंदर वो उसको कैसे टाइम दूं। तो बहुत सारा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के द एंड ऑफ द फोर्थ सेशन दे बोथ वेंट हैप्पीली हगिंग ईच अदर। तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि जब उनको चीज़ें समझ में आई, एक हेलीकॉप्टर व्यू से हम उनको चीज़ें दिखाते हैं कि अभी आप वो गेम में हो, लेकिन आप थोड़ा सा दूर जाकर देखो कि ये दोनों कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सो दैट वाज समथिंग रीसेंट, I can say it was an achievement because we were able to save that marriage. Yeah. Interesting. And आपने कहा आपने फोर्थ सेशन में this thing got in a way resolved, दोनों को समझ आई एक दूसरे का पर्सपेक्टिव। तो यूजुअली ये चलता कैसे है, मतलब कितने सेशंस होते हैं आप लोगों के साथ एंड कितने फ्रीक्वेंसी पे होते हैं? हाँ, सो वो 8 या 10 दिन के बाद की उनको दूसरी डेट मिलती है। ओके। जहाँ पर वो हम उनको ये इनवाइट करते हैं कि भाई आप क्या करोगे 8-10 दिन में, इतना टॉक्सिसिटी तो हो गया है ना। तो ये जो माइंड है ना, ये क्या करता है, हमेशा बाहर की तरफ लेकर जाता है आपको। इसने ऐसा किया, ये ऐसी है, इसकी माँ ऐसी है, इसका बाप ऐसा है, वो सब थॉट प्रोडक्शन ये फैक्ट्री में ज़्यादा चलता है। तो हम उनको इनवाइट करते हैं कि जब भी आपका थॉट बाहर की तरफ जाता है उसको बोलो शट अप, जस्ट गो इनसाइड, और ये अज्यूम करो कि ये बंदा 99% रॉन्ग है, मान के चलते हैं, मैं भी आपके साथ बिलीव करती हूँ ये 99% गलत है, लेकिन 1% तो कुछ होगा आप में, ये वाइफ का रोल निभाने में या हस्बैंड का रोल निभाने में कहीं 1% तो गलती हो सकती है आपकी। तो बोलते हैं हाँ मैडम हो सकती है, अगर हो सकती है तो सिर्फ वो गलती को देखने की कोशिश करो। मैं उनको बोलती भी हूँ कि प्रोसेस इजी नहीं है, क्योंकि ये वायरिंग हमारी इस तरीके से हुई है कि हमेशा बाहर वाले को हम देखते हैं कि इसकी गलती, उसकी गलती, इसकी वजह से, उसकी वजह से, ऐसा किया होता तो, ऐसा नहीं किया होता तो, लेकिन उसको अंदर की गली में जब जाने की आदत पड़ जाएगी, मुझे नहीं पता है आपकी मैरिज बचेगी या नहीं बचेगी, एवरीथिंग विल हैपन वॉट एवर यू से, बट द थिंग इज कि आप जिंदगी के नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे अगर वो चीज देखने की आदत हो गई तो आपके इंटरनल्स में। तो जब वो करके आते हैं तो उनको समझ में आता है हाँ मैडम ये रोल नहीं कर पाई, या ये ऐसा करती तो ठीक है, सामने वाले ने जो भी किया, आपके रोल निभाने में कहाँ गलती हो गई, बस उसके ऊपर फोकस करो। फिर वो दूसरे सेशन में आते हैं, थोड़े और ग्रीवेंसेस होते हैं, फिर थर्ड सेशन में मुझसे एश्योरिटी मांगते हैं, मैडम मैं तो समझ गई लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा ना। आई सेड देखो भाई, मैं खुद के बिहेवियर की भी गारंटी नहीं दे सकती, तो मैं इसके बिहेवियर की गारंटी कैसे दे सकती हूँ। सो वैसे करते करते देन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, देयर इज एन कम्युनिकेशन। कभी कभी फैमिली मीटिंग्स भी बुलानी पड़ती है हमें, तो वो भी किया जाता है। सो ये जो काउंसलिंग सेशंस आपके होते हैं, ये क्या इंडिविजुअली लिए जाते हैं या दोनों मतलब कपल का साथ में ही होता है? सो स्टार्टिंग में मेरा ऐसा पैटर्न है कि मैं दोनों को साथ में ही बुलाती हूँ कैबिन में, जो एप्लीकेंट होता है वो और जो नॉन एप्लीकेंट होता है, ताकि क्या है ना कि माइंड कुछ भी मेरा बायस्ड ना हो, और वो जब अपनी स्टोरी बता रहे हैं वो क्योंकि देखो जब सामने वाला बैठा रहता है ना तो हम ऑटोमेटिकली वो डिलीट, वो हमारी बढ़ा चढ़ाने वाली वो स्टोरी वो नहीं करते, क्योंकि वी आर अंडरस्टैंडिंग, ब्रेन अंडरस्टैंड के समबडी इज वाचिंग अस, सो वो थोड़ा कम होता है। एंड आई सी बोथ ऑफ देम वेरी इक्वली। ऐसा नहीं है कि वो एप्लीकेंट है तो वो मेरा फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट दोनों के साथ में सुनो। और कभी कभी ज़रूरत पड़ी, जैसे कि बहुत कोई इंटीमेसी की बात है जो किसी को करनी है, जो कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा एक अलग से भी होता है ऐसा। But typically you take the sessions together. Yes, yes. But मतलब it's very surprising and astonishing, I would say in a way, कि जो लोग डिवोर्स के लिए आ रहे हैं, मतलब इनफैक्ट आई वुड से अगर कोई पुलिस स्टेशन जा रहा है तो वो उस इंटेंशन से ही जा रहा है कि अब कुछ नहीं रह गया है इस रिलेशनशिप में, राइट, ये बस खत्म होने वाला है, एंड देन दे कम टू यू एंड
you know, how is, you know, the entire process work कि कईयों की शादी actually बच जाती है? तो देखो इसमें ऐसा होता है ना कि पुलिस स्टेशन में आने तक बहुत ही घान हो चुका होता है, ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन बहुत हो चुका होता है, एंड कईयों का ऐसा होता है, मैंने देखा है कि जो मेन होते हैं उनको ऐसा लगता है तू मुझे पुलिस स्टेशन तक लेकर आई ना, मतलब अभी खलास, बिकॉज उसको उसका ईगो जो है ना, मेल ईगो, वो इतना हर्ट हो चुका होता है कि मेरे खानदान में कोई पुलिस का वो नहीं देखा हमने, और तू मुझे यहाँ तक लेकर आई, मतलब अभी तो मुझे तुझे रखना ही नहीं है. देन वी मेक देम अंडरस्टैंड कि यहाँ आके भाई हमने क्या किया, आपको किसी ने डांटा, किसी पुलिस ने आपको डंडे मारे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. एवरीबडी इज हियर टू हेल्प यू. अगर यहाँ पर आए तो आपके साथ अच्छा ही हुआ है. एंड देन ही थिंक्स फॉर 5 minutes और सो, हाँ वैसे तो अच्छा ही हुआ है कि इसके दिल की बात मुझे पता चली, मेरे दिल की बात उसको पता चली, क्योंकि वो फ्री कम्युनिकेशन पहले नहीं हुआ था ये दोनों के बीच में. ये एक स्पेस हमने उनको दिया जहाँ पर तुम बोलो, फिर तुम्हें भी बोलने का मौका दिया जाएगा, तुम भी अपनी बात रख सकते हो. सो व्हेन दे अंडरस्टैंड कि ये कुछ हमारी बेइज्जती नहीं हुई है, ये तो हमें और अच्छा एक स्पेस मिला है, देन वो थोड़ा सा माइंड उनका ये होता है, वरना किसी किसी को बहुत हर्ट फीलिंग भी होता है. तो इंटरेस्टिंग. एंड आई मीन ऐसा क्यों है कि रिसेंट में द केसेस हैव इंक्रीज्ड एंड यू नो देयर आर मोर पीपल हु आर, you know, going to police stations, who want to go for divorce? मतलब जैसे you know हमेशा ये कहा जाता है कि पहले तो नहीं था इतना, and in fact our divorce rates are going up, right? तो you know आप तो बिल्कुल ही मतलब देखते हैं रोज लोगों को, तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन क्या है इसका कि लोग इतना ज़्यादा you know इस डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखो, बीमारी और तकलीफ पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि अभी बड़ी है, लेकिन अभी लोग डॉक्टर के पास जाने लगे, बस इतना समझ लो. सो नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस. वो थोड़ा सा अपफ्रंट होके बोलने लगे हैं, और यंगस्टर्स ने बस एक चीज़ समझ ली है कि ज़िंदगी एक ही बार मिलेगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. अगर इसके साथ मुझे नहीं हो रहा है तो मैं क्यों पिस कर रहा हूँ इसके साथ. सो देन दे टेक अनदर दिस थिंग. बट इंडिया के अंदर पहले क्या होता था कि अगर मैरिज डेड है तो वो डेड बॉडीज को भी उठाकर लोग सालों साल चलते रहते थे. अभी आप सोचो, एक मुर्दा को आप लेके घूम रहे हो, उसकी बांस आपको आएगी, बच्चों में आएगी, सोसाइटी तक जाएगी, तो वो टॉक्सिसिटी तो फैल ही रही है. तो अभी लोगों ने ये समझा है कि अगर मेरा मैरिज डेड है भाई, तो इसको दफन कर दो या तो चिता पे जला दो, सिंपल. मुझे वो लेकर नहीं बोझ घूमना. लेकिन हम अपने थोड़े पिछले उसमें देखेंगे तो बहुत सारे डेड मैरिजेस थे, सेक्सलेस मैरिजेस भी थे, ये सब बहुत था, तब भी था, अभी भी है, ऐसा कुछ बदला नहीं है. लेकिन हम कितने एक्टिव हुए हैं वो बदल गया है थोड़ा. तो हमारे पास जब आती है तो हम देखते हैं कि ये भाई वेंटिलेटर पे है, अगर वेंटिलेटर पे ऐसा भी कर रहा है तो हम उसको सांस देने की कोशिश करते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे डॉक्टर पेशेंट को बचाने की कोशिश करता है. लेकिन वंस वी फाइंड आउट कि इट्स डेड, तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते. इट हैज टू अंडरगो डिवोर्स. एंड जब आप कह रहे हैं कि डेड मैरिजेस, तो मतलब आप किस स्टेज पे, मतलब यू नो जब काउंसलिंग चल रहा है आपको समझ आ जाता है नहीं हो सकता, तो मतलब किस स्टेज पे आपको टिपिकली दिखता है कि नहीं हो सकता अब तो कुछ इनका? जब इमोशंस अंदर के होते हैं ना, जो एकदम डेड हो जाते हैं, मतलब सामने वाला रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क कोई भी लेवल से नहीं पड़ता, ना उसके इंटेलेक्चुअल लेवल से, ना उसके स्पिरिचुअल लेवल से, ना उसके फिजिकल लेवल से. मतलब कंप्लीटली नम, साइकोलॉजिकल नमनेस जब आ जाती है, तब फिर हमें, और कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर में वो नमनेस आ गई है और दूसरा चाहता है कि ये मैरिज बची रहे बस. और उसके भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि सोसाइटी में पेरेंट्स क्या कहेंगे, कहाँ जाके रहूंगा या रहूंगी, हमारे खानदान में तो कभी डिवोर्स हुआ ही नहीं है, यू नो. तो ये सब जो स्टीरियोटाइप की थिंकिंग है ना, ये डर के मारे उसको पकड़ के रखती है उधर कि तू इधर ही अटक जा. इससे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है.
लेकिन कभी ऐसा किसी ने खानदान में किया नहीं, तो हाउ कैन आई डू इट? फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज माइंड लेना नहीं चाहता, डरता है कि बच्चे हैं, बच्चों का क्या होगा, ये बहुत सारे मसले मसाइल है। तो वहाँ पर जाकर हम दूसरे को एम्पावर करते हैं कि देख भाई, तू ऐसा तो नहीं है कि तुझे भीख मांगनी पड़े कि मुझे प्यार कर, मुझे रख ले, ये कर वो कर। तो ऐसी स्टेज में मैरिज को नहीं ले जाना है। यू आर इनफ फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है? प्यार की भीख तो नहीं मांग सकते ना, तो हम उसको प्यार का इंजेक्शन दे सकते कि भाई उसको 10 किलो का इंजेक्शन दे दिया तो अभी ये अगले 6 महीने तक तुझे प्यार करेगा या करेगी, ऐसा भी नहीं हो सकता है। सो वो जब एम्पावरमेंट आ जाता है, थोड़ा टाइम लगता है एम्पावर करने को और रियलिटी को एक्सेप्ट करवाने को, बट इट हैपेंस। हाँ, क्योंकि आपने बहुत सही कहा, बहुत बार केसेस ऐसे भी देखे जाते हैं, इवन इन आवर सोसाइटीज, जिसमें एक इंसान बिल्कुल है ही नहीं अब शादी में, राइट, बट द अदर पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू द मैरिज फॉर द सेक ऑफ किड्स, फॉर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो आप, उस वजह से भी बस रहना चाहते हो। एंड आई थिंक हाँ, मतलब लाइक यू सेड, इट्स काइंड ऑफ अ डेड मैरिज। बट आपको भी किस स्टेज पे समझ आता है? मतलब इट्स लाइक आफ्टर कपल ऑफ सेशंस दैट यू हैव डन विद द कपल? सी, मुझे समझ में आएगा नहीं आएगा, इट डजंट मैटर, बिकॉज आफ्टर एट द एंड ऑफ द गेम वॉट एवर द क्लाइंट सेज, उनका स्टेटमेंट मैटर करता है ना, व्हाट यू वांट। मुझे तो कितना भी लगेगा कि शादी चलेगी, या तो मुझे कितना भी लगेगा ये डेड है, मेरा लगना कितना इम्पोर्टेंट है? नथिंग इम्पोर्टेंट, बिकॉज लाइफ उनकी है, उनके अंदर से आना चाहिए वो। एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर डिसीजन। मेरा काम है कि एक आईने की तरह खड़ा रहना। ये आईने में अगर आप अपने आप को देखती है तो आप कभी आईना चीख चीख कर ये नहीं बोलता कि यार ये कलर तुझ पे सूट नहीं करता है, क्या कलर पहना है तूने, या तो लिपस्टिक बहुत डार्क है तेरी, ऐसा आईना नहीं बोलता है। वो सिर्फ दिखाने का काम करता है और हम एक्शन लेते हैं। हम देखते हैं कि भाई ये बराबर नहीं है, या तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, व्हाटएवर। सो बस आईने में वो क्या बोलते हैं उसको, शफाफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए वो आईना, जो आपको सिर्फ चीजें रियलिटी दिखा सके। सो वी आर जस्ट स्टैंडिंग देयर एज मिरर्स, हेल्पिंग देम टू सी थिंग्स कि ऐसा ऐसा हो रहा है माइंड के साथ। आई ऑलवेज डिसोशिएट देम, लाइक ऐसे समझो कि ये एक मशीन है, ये एक मशीन है। सपोज अरुण और रीना आए हैं, सो अरुण नाम की एक मशीन है, रीना नाम की एक मशीन है। अभी ये मशीन ऑपरेट कैसे करती है, it is not about you I'm talking to, like it's about this machine and everybody has this machine. तो वो जब गेम और वो जब ट्रांजैक्शन उनको दिखाती हूँ कि क्या, क्यों तुम्हारा ट्रांजैक्शन दोनों का पैरेलल नहीं चल रहा है, क्यों क्रॉस हो जाता है घड़ी घड़ी, सो उनको चीजें समझ में आती है। जब उनको समझ में आती है तो फिर वो उसके ऊपर कुछ तो वर्क करते हैं अपने तरीके से। आई डोंट से डू दिस डू दैट, वो खुद ही फिगर आउट कर लेते हैं। So एक चीज़ है शादी के बारे में कि जब इंसान शादी करता है तो बहुत शौक से करता है, सामने वाला पसंद होता है इसलिए करता है। तो ऐसा क्या हो जाता है शादी के दौरान कि शादी इस स्टेज तक पहुंच जाती है कि आप पुलिस स्टेशन पहुंच गए, आप डिवोर्स का सोच रहे हो, तो ऐसा क्या हो क्या गया सडनली? देखो, एक तो पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि लोग है ना, जो ये वेडिंग शादी इसकी तैयारियां एक एक साल से करते हैं। कौन सा ड्रेस पहनूंगी, कौन सी मेहंदी आर्टिस्ट होगी, कैसा वेन्यू होगा, मेन्यू होगा, ये सब हम इतना प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हम शादी के रोल में जाने के लिए अपने आप के लिए प्रिपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि वो रोल तो हमने कभी जिंदगी में किया नहीं है ना। फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू एंटर दैट रोल, सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रोल। वो शादी का प्रिपरेशन नहीं करते, शादी के दिन का प्रिपरेशन बहुत जोरों से करते हैं। तो यहाँ पर कुछ गलतियां हो जाती है। अभी आपने बोला कि कैसे शादी यहाँ से लेकर वहां तक पहुंचती है, बहुत गुडी गुडी वाली फीलिंग से पुलिस स्टेशन। सो इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि मैरिज की भी खुद की एक मैरिज साइकिल होती है। जैसे एनवायरनमेंट में आप देखोगे क्लाइमेटिक साइकिल, वाटर साइकिल, रेन साइकिल, ये सब साइकिल है ना, उस चीज़ें पास होती है उसके अंदर। तो वैसे भी जब मैरिज की जो फर्स्ट स्टेज है ना, उसको मैं बोलूँगी कि एक
चाइल्डहुड एक स्टेज जहाँ पर जब एक क्यूटी सा बच्चा पैदा होता है तो कितना क्यूट लगता है, पिशी करता है, पॉटी करता है, वॉमिट करता है, रोता है, तो भी हमें क्यूट लगता है, हम कभी उसे मारते नहीं है। तो वैसे ही शादी वो हनीमून फेज जो होता है, वो स्टार्टिंग वाला फेज जो न्यू बॉर्न बेबी स्टेज बोलते हैं, तो वो न्यू बॉर्न स्टेज में रहता है। अभी ये कितने टाइम रहेगा वी डोंट नो, इट डिपेंड्स अपॉन द कपल। फिर उसके बाद धीरे धीरे शादी जाती है टीनेज की फेज में, जहाँ पर दोनों के अंदर फुल एनर्जी है, दोनों एकदम मैं ये वो, फिजिकल भी हो सकते हैं, कभी गुस्सा ये वो, सो वो वाला एक स्टेज है। फिर वो जाती है थर्ड स्टेज में, जहाँ पर शादी में उसको बोलते हैं एडल्ट स्टेज, जहाँ पर एक ठहराव आता है। और वो ठहराव क्या करता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, एक दूसरे के ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं, तू भी ग्रो कर, मैं भी ग्रो करता हूँ, और एक इमोशनल और हर चीज़ स्टेबल हो जाती है वो स्टेज के अंदर। फिर थोड़े टाइम, नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, आई डोंट नो कि वो कितना टाइम रहेगा वो स्टेज। उसके बाद जाती है शादी ओल्ड एंड सिक स्टेज, जहाँ पर थोड़ी मैरिजेस साइलेंट हो जाती हैं, कुछ इंटरेस्ट का टॉपिक ही नहीं है, क्या बात करूँ आपसे, वो बोलेगा तुझसे क्या बात करूँ। और हर इंसान थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है कि मैं अपना अपना देख रही हूँ, तू अपना अपना देख, अपना काम निकलवा रही हूँ, तू अपना काम निकलवा। लेकिन इट इज़ अ साइलेंट स्टेज जहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है मैरिज के अंदर। एंड देन द लास्ट स्टेज इज द डेथ, जहाँ पर वो डेड हो जाती है। अभी ये जो फेजेस है, ये सबकी मैरिजेस पास होती है। किसी की जो न्यू बॉर्न वाली स्टेज की मैरिज है, वो 6 साल भी चल सकता है वो पीरियड। जैसे कि आप मेरी मैरिज को देखोगे तो मेरी मैरिज को 26 इयर्स हुए हैं, लेकिन अभी भी वो हनीमून वाले फेज में ही चल रही है कहीं ना कहीं। मतलब आपको वो खुशबू आ जाएगी। सी, आप कभी भी किसी हस्बैंड वाइफ को देखोगे ना, तो आप उनको जानते भी नहीं हो, लेकिन उनके उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों की केमिस्ट्री कैसी है। कभी कभी न्यूली वेड को आप देखो, मतलब हार्डली 1 महीना भी नहीं हुआ शादी को, लेकिन आपको वो लगेगा यार कुछ इनके अंदर कुछ ऐसा कुछ है क्यों नहीं। वो हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमें अनकंफर्टेबल लगेगा और समझ में आ जाएगा ये इसमें कुछ है नहीं, है ना। तो नाउ इट इज अप टू अस कि वो मैरिज को, वो जो मैच्योर एंड स्टेबल स्टेज पे कितना टाइम तक हम रख सकते हैं, और जब ये ओल्ड एंड सिक की तरफ जा रहा है तो उसको रिवाइव बैक कैसे करना है। और आइडियल स्टेज क्या है? आइडियल स्टेज ये है कि हम मर जाएं एज ह्यूमन बीइंग्स, बट वो मैरिज जिंदा रहे। लेकिन अक्सर इंडियन सोसाइटीज में क्या होता है कि हम जिंदा है और मैरिज डेड है, पर हम उसे लेकर चल रहे हैं बस। सो आप समझ पा रही हो कि ये सब स्टेजेस है, एंड इट इज अप टू अस दैट हाउ वी, क्योंकि मैरिज एक प्लांट है ना, एक पौधा है, उसको सींचना पड़ता है, उसके अंदर पानी भी डालो, हवा, ये सब करके पेशेंस के साथ वो अपने आप ग्रो होगा। आप सोचोगे शादी हो गई, हस्बैंड सोचेगा मैं इतना बड़ा पेट लेके घूमता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वैसा नहीं चलेगा। वाइफ सोचेगी भाई मैं कुछ, ऐसा नहीं। यू हैव टू वर्क, बिकॉज देयर आर 3 एंटिटीज, यू, योर हस्बैंड एंड मैरिज, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट मैरिज। इंटरेस्टिंग। यू नो, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। आपने कहा हम शादी के दिन के लिए बहुत प्रिपेयर करते हैं, क्या पहनेंगे, किसको बुलाएंगे, कैसा खाना होगा, बट शादी को कैसे निभाएंगे, शादी कैसी रहेगी, उसके बारे में प्रेपरेशन नहीं होती है। तो आपके हिसाब से कैसे किसी को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर मैरिज? ओके, सो मैं बहुत, मेरे दिल से ख्वाहिश है कि इंडिया में कुछ ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर आप वो फेरे करो या निकाह पढ़ो या चर्च में शादी करो, जो भी ट्रेडिशन से आप अपना मैरिज कर रहे हो, उसके पहले प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो रोल में तो ढकेल रहे हैं, लेकिन वो रोल कैसे करना है, वो ऑपोजिट पर्सन कैसा है, उसके वायरिंग को कैसे समझना है। बिकॉज देखो, आप अगर 25 ईयर के हो, आपके हस्बैंड 25 ईयर के है, तो 25 ईयर ऑफ पास्ट कमिंग इन द प्रेजेंट,
और वो पास्ट से उसका अपब्रिंगिंग अलग, उसका वैल्यू सिस्टम अलग, उसका एक्सपीरियंसेस अलग, उसके रोल्स अलग, इसका भी सब कुछ अलग, अभी ये सब लेकर वो प्रेजेंट में आ रहे हैं। तो आप इमेजिन करो कि जैसे इसने 7 बैग्स पकड़े हुए हैं और इसने 7 बैग्स पकड़े हुए हैं और दोनों बोल रहे अभी हम साथ चलेंगे, बैग्स तो टकराएंगे, है ना। कभी कभी कुछ बातचीत के अंदर इसके एक्सपीरियंस का एनाकोंडा खड़ा हो गया, आई नो बिकॉज आई हैव बीन ऑल दिस, आई दिस, वो सामने वाले का रोल खड़ा हो गया कि मैं कौन हूँ, तुझे पता है, आई एम दिस। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स, तो अगर उनको प्री काउंसलिंग अगर की जाए शादी के पहले, और वो इतना असेंशियल सर्टिफिकेट हो कि भाई अगर तुमने ये नहीं करा है तो ना आप मंदिर में शादी करो, ना मस्जिद में निकाह करो, ना तो चर्च में कुछ शादी करो, वी वांट दिस सर्टिफिकेट so that your brain is trained that see you both are unique and different human beings all together, और आप दोनों अपनी अपनी यूनिकनेस के साथ, अपने अपने पास्ट के साथ ये मैरिज के अंदर आ रहे हो, where there is a deep commitment, accountability, ये सब चीज है ये शादी के अंदर। एंड वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट ह्यूमन बींग्स, उनको वो अगर जब तक उनके ब्रेन के प्रोग्रामिंग में नहीं हुआ तो वो एक्सपेक्टेशन ही, तू वाइफ है तुझे ये करना है, तू हस्बैंड है तुझे ये करना है। कुछ हम अपने रूल्स और रेगुलेशन अपने मैनुअल में लिख देते हैं कि मैं मेरे हस्बैंड से ये चाहती हूँ, और उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या चाहती है। तो तो ये सब चीज़ों का अगर काउंसलिंग हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारी मैरिजेस बच सकती है, और बहुत सारा मैच्योरिटी का जो मिकदार अभी जो मिस हो रहा है अपने मैरिज सिस्टम में, वो आ सकता है। जैसे आपने जो प्री मैरिज काउंसलिंग बोली, ठीक है, अभी तो नहीं होती है, बट अगर हो या कोई कपल आपस में भी डिस्कस करे तो किन किन एस्पेक्ट्स पे उन्हें बात करनी चाहिए? जैसे कि पहले तो जो आप पूछ रही है कि जो हमें शादी से पहले, हाँ, मतलब एक लड़का लड़की को या मतलब एक कपल को किस एस्पेक्ट पे बातें करनी चाहिए कि उनको पता चले कि हाँ हम साथ में कंपैटिबल हैं भी कि नहीं, कैसे चलाएंगे, अगर नहीं भी कंपैटिबल है तो हम इन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो किन किन चीज़ों के बारे में बातें करनी चाहिए उन्हें? देखो, एक तो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, है ना, क्योंकि शादी क्या है, हम बोलते हैं कि एडजस्टमेंट नहीं है, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। दो ह्यूमन बीइंग एक साथ में आ रहे हैं तो एक का जो स्ट्रेंथ है शायद वो दूसरे का वीकनेस हो सकता है। सो हाउ, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेसेस, ये सब चीज़ों पे चर्चा विमर्श होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बहुत सोशल हूँ, दिस इज़ माई स्ट्रेंथ, आई कैन गेट अलॉन्ग विथ सो मेनी पीपल इन द सोसाइटी, आई कैन मेंटेन द रिलेशंस, ये वो। शायद हस्बैंड वो एरिया में थोड़ा सा वो इतना नहीं परफॉर्म कर पाता, तो ओके, आई विल टेक चार्ज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, है ना। फाइनेंशियल चीज़ें शायद मुझे समझ में ही नहीं आती हो, मुझे पैसों का ये इन्वेस्टमेंट क्या है, ये वो समझ में, मे बी हिज एरिया ऑफ स्ट्रेंथ इज दैट। सो इट इज़ नॉट अबाउट टेलिंग एंड जजिंग समबडी कि यार तुम तो ये भी नहीं कर पा रहे हो, नहीं, वो नहीं कर पा रहा है बंदा, ठीक है, वो दूसरी कोई चीज़ ऐसी कर पा रहा है जो तुम नहीं कर पा रही हो। सो ये दोनों को मिलकर ये सब चीज़ों पे डिस्कस करना चाहिए कि हाउ वी विल मेंटेन एंड वो इक्विलिब्रियम को कैसे हम लाएंगे। सो या आई थिंक बहुत सारी शादियों में तो लड़ाइयाँ इस चीज़ पे ही हो जाती हैं कि मैं तुम्हारे घर में एडजस्ट कर रही हूँ, तुम्हारे घर वाले पूरा दिन मुझे ये सुनाते हैं। सो आई थिंक फैमिलीज ऑफ द कपल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आपके हिसाब से इस चीज़ को कपल को कैसे देखना चाहिए, कैसे रिजॉल्व करना चाहिए? देखो, हमारे पास जो मैरिजेस आती है ना, उसमें से मैं बोलूँ 65 to 70% मैरिजेस बिकॉज मम्मी डैडी का इंटरफियरेंस, इन लॉज का रवैया, मुझे तेरे घर पे नहीं रहना है, मुझे अलग से लेकर रहे, आई वांट अ सेपरेट फैमिली, ये वो, मतलब फैमिली इंटरफियरेंसेस की वजह से। और मैंने देखा है कि अक्सर हस्बैंड वाइफ, जो लड़का लड़की जो यंग होते हैं, मतलब अभी जिनकी 6 महीने शादी हुई है, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है, बट जस्ट बिकॉज इसकी मम्मी डैडी भाई, और जब पूरा दिन वो चेहरे में, हस्बैंड के चेहरे में उसको हस्बैंड का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, उसको उसकी सास
देवर और ससुर दिखाई दे रहा है, बिकॉज साइकोलॉजिकली व्हेन यू फाइट विद दोज पीपल तो ऐसे दिखाई देता है। तो मैं हमेशा इस प्रोग्राम में भी मैं लोगों को यही बोलूँगी कि ना देखो, आपने 2 मैच्योर लोगों की शादी की है, 2 अडल्ट्स थे, ठीक है, आपने बाल विवाह तो नहीं किया है। नाउ लेट देम हैंडल, क्योंकि किसी भी लड़के के माँ बाप या लड़की के माँ बाप, हर माँ बाप अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, लेकिन वो जब भी मैरिज के इक्वेशन को टच करते हैं ना, तो जाने अनजाने में वो तबाही मचा देते हैं। जाने अनजाने में उनका इक्वेशन को टच करना और यहाँ पर गेम का सत्यानाशी होना शुरू हो जाता है। नाउ द साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस इज कि लड़की अपने पर्सपेक्टिव का पूरा चश्मा जाकर उसकी मम्मी को पहनाती है, ठीक है। अभी उसने ग्रीन कलर का चश्मा पहनाया, माँ को ग्रीन दिख रही है दुनिया, वो तो बेचारी थी नहीं लड़ाई के अंदर, बट तुमने उसको जो चीज बताई उसने वो खरीद ली, मान ली, पहन ली। वैसे ही लड़के ने जो चश्मा पहनाया लाल कलर का, वो उसकी माँ को पूरी दुनिया लाल दिख रही है। अब मुझे आप बताइए, या दुनिया हरी है या लाल है? और ये दोनों पार्टीज फाइट कर रहे हैं। सो इनका जो फैमिली का जो ये होता है वो बहुत ही अभी जस्ट रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था जहाँ पर हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं था। वाइफ बोलती थी मुझे इसके साथ रहना नहीं है, और मैंने पूछा कोई प्रॉब्लम है? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है हस्बैंड से, लेकिन उसको बोलो अलग घर लेकर रहे। वो बेचारा हस्बैंड इतना सीधा था, वो बोला ठीक है मैं अलग घर लेकर रहती हूँ, हम लोग 4th फ्लोर पे रहेंगे, वहाँ पर भी मेरा घर है। तेरी बिल्डिंग में तो रहना ही नहीं है जहाँ पर तेरी माँ रहती है, आई डोंट वांट टू स्टे देयर। अच्छा ठीक है, हम दूसरी बाजू घर ले लेंगे, बस वो शहर में भी नहीं रहना है जहाँ पर तेरी माँ बाप रहते हैं। वो लड़का बोला ठीक है मैं अलग जगह पर लेकर रहूँगा तुझे। अभी वो फैमिली जब मीटिंग हुई, बिकॉज देयर वाज टू मच मेस, मच्छी बाजार सा बन गया, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, और बाप बोलता है ठीक है नो प्रॉब्लम, तू लेकर रह उसको अलग, लेकिन मैं अपनी जायदाद में से तुझे 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, आई डिसओन यू। मतलब तू अभी मेरा बेटा नहीं है, और ये मैं कानूनी वो करके लूंगा लीगल सिस्टम से। एंड आई वॉज वंडरिंग ये कहाँ से स्टोरी आ गई? अभी तुम तो हंसी खुशी अपने बेटे को अलग कर रहे थे, तो अभी ये डिसओन करने की बात कहाँ से आ गई? तो फिर मैंने वो उसकी वाइफ को पूछा कि जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा तो इट इज ओके फॉर यू? मैडम मैं चटनी रोटी खाकर जी लूंगी, लेकिन इनके साथ नहीं जीऊंगी। मैंने बोला बेटा चटनी रोटी बोलने में आसान है, बट खा पाओगी? हाँ मैडम मैं खा पाऊंगी। आई सेड ओके, चलो वेल सेटल्ड, अभी सब सेट हो गया। नाउ द इक्वेशन वाज वेरी सेट। वो बोला डिसोन कर लूं, ये बोला अलग घर ले लूं, ये बोली चटनी रोटी खा के सेट। अचानक से वो लड़के के दिमाग में क्या आया पता है? व्हाट ही सेड, अगर जब मैं अलग हो रहा हूँ और मुझे मेरे बाप के उसमें से विरासत में से कुछ नहीं मिल रहा है, तो मेरा लॉस है, 50% लॉस मैं उठाऊंगा, 50% तू उठा। अभी वो बोली मैं कहाँ से उठाऊंगी? तो वो मुझे नहीं पता है, तू कहाँ से भी ला, लेकिन 50% मैं उठाऊंगा, 50% तू उठाना। एंड देन इट केम कि मैडम समझा इनका दिमाग कैसे चलता है, एंड देन मैरिज वेंट फॉर द डिवोर्स आफ्टर ऑल। बट ये जो स्टीरियोटाइप की थिंकिंग है ना, जो फैमिली की कि भाई हम अलग नहीं करेंगे, हमारा लौता बेटा है। अरे भाई लौता बेटा है आपका, लेकिन वो आपका जम ही नहीं रहा है। मतलब रोज कलेश करने से अच्छा है थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, रिस्पेक्ट अपने आप आ जाएगी। बट ये मानने को ही माइंड तैयार नहीं है, और ये ऐसे ऐसे चीजें करते हैं लोग। सो माँ बाप को तो यही बोलना चाहिए, हमने आपकी शादी की है, नाउ यू लर्न हाउ टू डील विद द सिचुएशंस। हर चीज में जाके आप पोक करोगे तो नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो फिर मतलब आपका सजेशन क्या है कि इन टर्म्स ऑफ कपल को फैमिली को कैसे मैनेज करना चाहिए? देखो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं ये प्रोग्राम में देना चाहूँगी इसकी, जो लड़कियाँ होती है ना, देखो आपने चूज किया है ना शादी करने को, दैट वाज योर चॉइस, ठीक है। अभी आप नए फैमिली में गए हो, वहाँ पर 6 प्राणी हैं, 7 प्राणी हैं, सो उनका एक सिस्टम तो चल ही रहा है, उसके अंदर आप नए हो, ठीक है। आप जा रहे हो
आई अंडरस्टैंड कि समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वो चीज़ों को अपनाना ये सब, लेकिन जो अक्सर मैंने देखा है ना कि हर चीज़ माँ को फ़ोन करके बतानी, हर चीज़। अभी इसमें क्या हो जाता है कि जब आप इतना इन्फॉर्मेशन अपने मम्मी को पास करते हो ना, तो सपोज़ कि आपके घर में कोई लड़ाई हो गई आपके हस्बैंड के साथ, ठीक है? अभी माइंड कैसे काम करता है ये देखो कि वो लड़ाई ऑलरेडी रियलिटी में अभी एक बार हुई, इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग, बट बस वो हुआ, एक बार हुआ। अभी आप फोन करके मम्मी को बता रहे हो डिटेल में कि मम्मी आज पता है ऐसा ऐसा हुआ, ये वो हुआ। और अक्सर जब हम स्टोरी सुनाते हैं ना किसी को, तो ये माइंड क्या करता है कि अपने आप को हीरोइन बताता है और दूसरे को विलन बताता है। कोई भी स्टोरीज में ऐसा ही होता है। तो ये जब हम बता रहे हैं तो हम वापस से माइंड में लड़ रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज माइंड डजंट नो व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज इमेजिनेशन। आपने वो पूरा डिस्क्राइब किया, वो पूरा एहसास को वापस जागृत किया, सब कुछ ड्रामा आपने किया मम्मी को बता के, तो यू फॉट 2 टाइम्स। अभी आपकी कोई बहन है, उसको भी आप बता रहे हो, आप कितने बार लड़े? 3 बार लड़े। माइंड ने तो ये रजिस्टर्ड किया। वो बंदा कितनी बार लड़ा? 1 बार लड़ा। तो अभी वो यहाँ से लड़ रहा है, मतलब आपको देख रहा है, और आप यहाँ से उसको देख रहे हो, कितना मिसमैच है दोनों में। ये जब चीजें जब होती है ना, छोटी मोटी टकरार, उसको वापस डिस्क्राइब मत करो, क्योंकि अभी मम्मी के समझने का कैपेसिटी कुछ और है, उसने उसके माइंड ने कुछ अलग ही इमेज बनाया। हाय बेचारी मेरी बेटी, तुम्हारी बेटी भी कोई एकदम वो तो दूध की धुली नहीं थी, उसने भी तो 2-4 सुनाई ही होगी, वो भी एकदम वो तो नहीं थी, लेकिन उसके माइंड ने कुछ परसेप्शन बनाया, बहन ने कुछ परसेप्शन बनाया, और ऑल दिस थिंग्स अफेक्ट्स द मैरिज। अगर कुछ लड़ाई हुई हुई खत्म, उसको च्युइंगम की तरह चबा के सबकी सहानुभूति लेके मैं बेचारी ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस के अंदर लोग और कुछ भी वोकैबुलरी यूज करेंगे ना, वो आपको इधर हिट करेगा और फिर वो आपके एक्शन में दिखेगा। सो यू शुड जस्ट अवॉइड। और माओ को भी ना डिटेल नहीं पूछनी चाहिए, क्या बनाया, क्या खाना बनाया, कितने बजे सोई। क्या छोटी बच्ची है वो, इतना क्यों डिटेल पूछते हो? Because I will give you my real life example that when I was married, when I was 18 years old, my mummy was not a psychologist, वो तो बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। बट ऐसे नहीं कि मेरी शादी में प्रॉब्लम्स नहीं हुए, मेरी शादी में प्रॉब्लम्स हुए। बट वेन एवर आई यूज टू कॉल माई मॉम एंड जस्ट से समथिंग लाइक ऐसे स्टार्ट भी करूँ ना टॉपिक, तो what she used to say, મારી કામવાળી બાઈ આવી છે પછી ફોન કરજે। एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर मेरे माइंड ने समझ लिया कि जब भी मैं कुछ अपना बात बताने जाती हूँ, मतलब शी विल लिसन एवरीथिंग, बट ये वाला जो अंदर का बात कि भाई मेरी फैमिली में क्या हो रहा है, कोई मेरे साथ ऐसे कर रहा है, ऐसा कोई भी डिस्कशन चालू करती हूँ तो इसकी काम वाली बाई आके खड़ी रह जाती है। तो मेरे माइंड ने समझ लिया कि यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है मेरी बात, एंड इट स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग ऑन इट्स ओन एज अ मैच्योर पर्सन। और अभी जाकर मुझे रियलाइज होता था कि एक्चुअली कोई काम वाली बाई नहीं आई होती थी, बट मम्मी यूज्ड टू कट दैट टॉपिक, बिकॉज वो मुझे अपफ्रंट नहीं बोलना चाहती थी कि तुम्हारी घर की बातें मुझे मत बताया करो, ट्राई टू हैंडल इट। दैट वाज अ सबकॉन्शियस मैसेज शी पास्ड टू मी। लेकिन अगर उसने भी मेरी बात सुनी होती ना, तो शायद मेरे अंदर की वो मीना कुमारी और सब बाहर आ जाता और मैं भी थोड़ा ड्रामा करने लगती, और वो बेचारापन तो किसको नहीं अच्छा लगता सुनना। एंड शायद मेरा रवैया मेरे घर पे कुछ और होता, बिकॉज आई वुड हैव गॉट दैट स्ट्रोक्स दैट मेरी बेटी बेचारी तू तो बहुत अच्छी है एंड ऑल दैट। सो पीपल एक्ट वाइजली एंड रियली दे कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। बट देन कहीं कहीं घर होते हैं जिसमें एक्चुअली लड़की के साथ बुरा हो रहा होता है, फिजिकल अब्यूज भी है, इमोशनल अब्यूज है, सब है। तो ऐसी लड़कियां फिर क्या करें अगर वो ना बताएं अपने पेरेंट्स को? देखो, जब चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाती है, जब आप एडल्ट है ना, वन ऑफ द वर्स्ट स्टेज इज द स्टक स्टेज, आई वुड टेल। देन यू हैव टू टेक अ कॉल कि मुझे क्या करना है मेरी लाइफ के लिए। लेकिन अगर आप उस दुविधा में रहोगे, ये करूँ वो करूँ, करूँ नहीं करूँ, समाज क्या बोलेगा,
ये परिवार क्या बोलेगा, कौन मुझे रखेगा, क्या होगा। सो जब बहुत एक्सेस हो जाता है, जब आपकी कैपेसिटी से बाहर होता है, तो आप श्योरली वो चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं और आप खुद के लिए कॉल ले सकते हैं। क्योंकि देखो शादी ज़रूरी है, लेकिन शादी ही ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में। वो शादी ये नहीं बोलती कि आप मर जाओ और वो शादी को निभाओ, है ना। सो एट दैट टाइम यू नीड टू डिस्कस, अगर बहुत एक्सेस होता है। माई पॉइंट वाज कि छोटी छोटी बातों को डिस्कस मत करो, क्योंकि वो बड़ी हो सकती है फिर। मेक सेंस। एंड यू नो, जैसे फैमिली एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, आई थिंक मनी इज अनदर एस्पेक्ट, राइट? तो आपके हिसाब से मतलब एक कपल को पैसे को कैसे देखना चाहिए शादी में? देखो पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पहले ही, बिकॉज आजकल तो दोनों ऑर्निंग्स अगर दोनों ऑन कर रहे हैं तो डिफरेंट सिनेरियो है। सो वो कॉन्ट्रैक्टिंग मैरिज के पहले ही हो जानी चाहिए, दैट हाउ विल यू टेक केयर ऑफ थिंग्स, हाउ विल आई टेक केयर ऑफ थिंग्स, है ना। और उसको, लड़के को अपने फैमिली से भी वो कॉन्ट्रैक्टिंग कर लेनी चाहिए कि भाई मेरी बीवी का जो भी पैसा है या वट एवर, बिकॉज बहुत एक्सपेक्टेशन होते हैं ना सास के भी, कि तुम कमा रही हो तो तुम मुझे ला कर दो, तुम पूरा दिन घर पे नहीं होती हो तो यू हैव टू गिव मी द मनी। तो ये सब चीज़ें ना पहले ही एक अच्छे लेवल पे, एक ह्यूमन, बिकॉज तब कोई फाइट नहीं होती है, पीपल आर इन द मोड टू लिसन, तो वहाँ पर ही वो चीज़ें हो जानी चाहिए। क्योंकि शादी के बाद फिर वो तेरा मेरा ये वो, एंड इफ़ यू आर नॉट वर्किंग तो थिंग्स आर ओके, बट जब वर्किंग है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब शादी टूटती है ना तो हमने एलिमनी ये सब बहुत ही गंदा वाला गेम देखा हुआ है। सो ये सब चीज़ों को अवॉइड भी करना चाहिए। बहुत बार तो हमने ये देखा है कि हस्बैंड ने बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ ये सब वो वाइफ के नाम पर खरीद ली है, टैक्स बचने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में। एंड फिर अभी वो डिवोर्स तक मैरिज जाती है और ये सब होता है, तो फिर वो बोलती है अभी जा तू, मैं तो तुझे कुछ नहीं दूंगी, वो तो रास्ते पे आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा लॉजिकल माइंड को इनवाइट करके हमें पहले ही सोचनी चाहिए कि हम इसको कैसे लेकर चलेंगे, तेरा है, मेरा है या अपना है। इंटरेस्टिंग। एंड यू नो, वैसे ही शादी में बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं बच्चे, राइट? सो आई मीन, इन योर experience, in your opinion, how should, you know, the couple take care of the marriage and the kid and the responsibilities that come with the kid? देखो जब अक्सर क्या होता है ना कि जब पहला बच्चा होता है तो वो माँ भी पहले, एक तो वाइफ के रोल में पहला वो रोल दे दिया गया है उसको, तो उससे तो वो कंफर्टेबल हो ही रही है, और अभी एक माँ का रोल भी आ गया। करेक्ट। तो वो थोड़ा सा वो उसका जो बैलेंस है वो हिल जाता है, तो वो इंटीमेसी को भी अफेक्ट करता है, वो पर्सनल जो वी टाइम है वो भी अफेक्ट होता है, वो हस्बैंड लेफ्ट आउट फील करता है, इसको थोड़ा सा अंदर ही कुछ ना कुछ तो डिप्रेशन रहता है या कुछ तो उसको मेंटल वो रहता है, फिर इसका दिमाग बाहर चला जाता है कहीं, तो फिर ये ज़्यादा चिड़चिड़ापन करती है। सो एवरीथिंग नीड्स टू बी कि भाई बच्चा है तो बच्चा ना तेरा है ना मेरा है, अपना है दोनों का। सो फादर के ऊपर भी इतना ही वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उस बच्चे की भी केयर करे ताकि माँ एकदम अंडर प्रेशर ना आ जाए, है ना। तो अगर वो चीज़ें साथ में मिलकर, अगर जॉइंट फैमिली है तो साथ में मिलकर अगर बच्चे को बड़ा किया, एंड बच्चे को बड़ा करने में भी बहुत सारा तेरा थियरी चलेगा, मेरा थियरी चलेगा, दिस इज द वे आई वांट पेरेंटिंग, दिस इज द, सो यू नीड टू कम ऑन अ सेम पेज। क्योंकि देखो वो बच्चा आपको देख के बड़ा हो रहा है, यू आर द रोल मॉडल्स फॉर दैट किड, है ना। वो एक कैमरा आपने लेकर आए हो घर पे, वो कैमरा 24/7 आप ही को देख रहा है, और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो देखता है कि वो शादी ऐसी होती है, हस्बैंड ऐसा होता है, वाइफ ऐसी होती है। सो यू ऑल दिस थिंग्स, एवरी एक्शन विच यू आर डूइंग, डू इट एज अ टीम। तेरा है मेरा है नहीं, अपना है। और जब ये बात डिवोर्स तक भी जाती है ना, और कभी कभी सिचुएशन बहुत खराब हो जाते हैं, तो बच्चा अगर एक है तो अभी बच्चे को आधा आधा तो नहीं दे सकते, इसके पास रहेगा नहीं तो इसके पास रहेगा, सबसे बड़ा मसला बच्चे का आकर आ होता है। करेक्ट।
तो वहाँ पर भी मैं बोलती हूँ कि चलो आप अच्छे हस्बैंड वाइफ नहीं बन पाए, नो प्रॉब्लम, इट इज़ ओके, लेकिन पेरेंटिंग इज़ अ टीम वर्क। अगर आप एक साथ नहीं आए, बच्चे को कभी भी लाइफ में आपकी ज़रूरत पड़ी, एज अ पेरेंट आप एक साथ नहीं खड़े रह पाए, और आप अगर पेरेंटिंग भी अलग अलग कर रहे हो ना, तो वो बच्चा काफ़ी श्रूड होगा। वो बच्चे को पता होगा कि अगर पापा का ये बटन दबाया तो ये मिलेगा, मम्मी का ये बटन दबाया तो ये मिलेगा, क्योंकि उसको माइंड को पता है ना कि ये दोनों में ही नहीं बन रही है, तो मुझे अपना काम कैसे निकलवाना है वो सीख जाएगा। सो ही विल बी अ वेरी मैनिपुलेटर बट नॉट अ गुड। ऐसे मैनिपुलेटर्स नहीं चाहिए इस दुनिया को। सो आप कितने भी अपार्ट है अगर, लेकिन जब बच्चे की बात आती है तो एकजुट होकर खड़े रह जाओ, क्योंकि वो बच्चा जब टीन एज में जाएगा तो कुछ चीजें जो माँ की आंख देख पाती है वो बाप की आंख नहीं देख पाएगी, और जो चीज बाप पकड़ पाता है वो माँ नहीं देख पाएगी। सो दोनों का इक्वल वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो इट इज अ वेरी ट्रिकी गेम, बट इट्स अ वेरी वंडरफुल गेम, आई टेल यू। हाँ, मतलब अभी तक आप जो बोल रहे हैं ना, उससे ऐसा लग रहा है यू पर्सन हैज टू बी रियली इमोशनली मैच्योर to get married and to have kids, right? But हाँ, मतलब जो सिचुएशन हम देखते हैं आज की डेट में विद द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डिवोर्सेस नहीं भी हैं तो कितनी शादियां अच्छे से चल रही हैं, वो काफ़ी कम होता जा रहा है, मतलब नंबर काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं हमारे। तो जैसे इमोशनल मैच्योरिटी की बात करें तो आपको क्या लगता है, मतलब कैसे कोई इंसान इमोशनली मैच्योर हो सकता है इन एस्पेक्ट्स को लेकर? इमोशनल अडल्टहुड मैं बोलूँगी, क्योंकि हम शरीर से तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अडल्टहुड हमारे में नहीं आता है। एंड दैट अडल्टहुड इज़ नॉट अबाउट गेटिंग सम डिग्रीज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और ये पढ़ लिया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बन गई। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट मोर ऑफ विजडम। देखो, मैंने अपने लाइफ में ये देखा है कि जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स और वो जो एजुकेटेड लोग लड़के आते हैं ना, उनको समझाना इतना ही मुश्किल रहता है जितना एक गांव के इंसान को, जिसको थैंक यू बोलना भी नहीं आता है, उसको थैंक यू मैम बोलना भी नहीं आता है, उसको समझाना बहुत ईजी रहता है। बिकॉज उसके अंदर भले एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसके अंदर विजडम है। तो वो विजडम हमें हमारे बच्चों में बचपन से ही उसको इनकलकेट करना है। एंड हाउ कैन यू डू दैट? बाय आस्किंग पावरफुल क्वेश्चंस। बेटा, व्हाट डू यू थिंक, ये सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? नॉट ओनली बिग आइसक्रीम खाना है कि पिज्जा खाना है, वैसे वाले क्वेश्चंस नहीं, जो रियल लाइफ सिचुएशन के है, तो उसको क्वेश्चन पूछो। लेट हिज ब्रेन स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे क्या करना चाहिए। कोई लड़ाई हो रही है तो बेटा क्या लग रहा है तुमको, कौन गलत है? एंड डोंट एक्सपेक्ट कि वो बोले ये गलत है, ये गलत है। बेटा कोई गलत है नहीं, हम सब अलग अलग है, क्या लगता है तुमको? यू नो, तो ये सब चीज़ें जब ऐसे कॉन्वर्जेशंस, डीप कॉन्वर्जेशंस जब हम बच्चों के साथ करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो अंदर से वाइज होते जाएंगे। वो सोचने लगेंगे कि हम कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, बट हम अलग है। दिस इज द वे शी ऑपरेट्स, दिस इज द वे आई ऑपरेट, बिकॉज वी ऑल आर यूनिक बीइंग्स, है ना? तो वैसे कॉन्वर्जेशंस करने से वो इमोशनल अडल्टहुड और थोड़ी ट्रेनिंग से आ सकता है। दिस इज व्हाट आई फील। यू नो, एक चीज़ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मेन गेटिंग स्टक बिटवीन वाइफ एंड देयर मदर्स। तो इस सिचुएशन के बारे में आप क्या कहेंगी कि ऐसा क्यों है कि वो फंस जाते हैं बीच में, और उनको क्या करना चाहिए टू यू नो जस्ट मेक थिंग्स बेटर, या कैसे चीज़ें बेटर हो सकती हैं ओवरऑल? एक एनालॉजी देकर इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराना चाहूँगी। जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है ना, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? कट, वो कॉर्ड कट कर देते हैं। We are giving that human being that you are an individual. Now you have to learn how to survive on your own. ठीक है? अभी वो कॉर्ड तो कट कर लिया,
लेकिन जब शादी होती है तो वो बेचारा, जब एक बाजू माँ है एक बाजू बीवी है, उसको अगर बैलेंसिंग नहीं आया तो वो क्या करता है कि वो जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, वैसे ही वो बेचारा भोंगा बन जाता है दोनों के बीच में। वाइफ को कुछ बोलना है तो वो भोंगे को यूज़ करेगी और वो कुछ बोलेगी, तुम्हारी माँ ऐसा 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 ब्ला ब्ला ब्ला। माँ को कुछ अगर बोलना है तो वो भी वो भोंगे को यूज़ करेगी। अभी उसने बोला कुछ, भोंगे ने समझा कुछ और उसने डिलीवर कुछ और किया, तो आपको भोंगा बनना ही क्यों है? आपकी बीवी भी एक अडल्ट है, आपकी माँ भी एक अडल्ट है, उन दोनों को एडल्ट टू एडल्ट कॉन्वर्जेशन करने दो, आप बीच में मत आओ। यू आर नॉट दैट भोंगा, that cord is cut now. Don't bring it again back in your life. बिकॉज इसके अंदर क्या है, दोनों के बीच में वो सैंडविच हो रहा है। अभी माँ के साथ 25 साल निकाले और ये आई है 25 दिन के लिए, दिन हुए हैं, तो ये क्या इससे गद्दारी कर लें? और इसको वो किसी और के घर से लाया है तो क्या इसको छोड़ दे? ये जो सिचुएशन है ना, वो बहुत गंदी वाली होती है। एंड ऑल्सो इट इज़ एन आर्ट टू मैनेज बिटवीन दीज टू फीमेल्स, कि माँ को माँ का हक, बीवी को बीवी का हक, ये कैसे देना है। दे लर्न ग्रेजुअली। ये एक आर्ट है जो एकदम फर्स्ट डे से आप किसी को एक्सपेक्ट करो कि वो परफेक्ट हो जाएगा बंदा, तू बीवी को भी संभाल, माँ को, वो ऐसा नहीं होता है। बट द थिंग इज़ कि कुछ लोग बहुत इम्बैलेंस में चले जाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं, एंड उनको सिर्फ डायरेक्टली ऑप्शन दिया जाता है, मुझे सिलेक्ट कर या इसको सिलेक्ट कर। वो बेचारा क्या करेगा? दैट टाइम आई हैव सीन पीपल क्राइंग अ लॉट। सो यू आर पुश्ड इनटू अ रोल wherein you need to learn day by day that how you will balance both चीज़। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगी लोगों से कि जो इंसान अगर 25 साल से अपनी माँ के साथ रहकर उससे वफादारी नहीं कर सका, तो वो आपसे क्या वफादारी करेगा? ये भी एक पॉइंट है, बिकॉज इट इज़ अ डीप साइकोलॉजी अगेन, कि अगर किसी बंदे को जानना है ना, तो उसका रिलेशनशिप उसकी माँ के साथ क्या है वो समझ लो, आपको उसका समझ में आ जाएगा प्रोग्रामिंग कैसा चल रहा है। जो माँ से अटैच्ड है वो आपसे गद्दारी तो नहीं करेगा एटलीस्ट। बट ये लोगों को समझने में बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज व्हेन दे आर न्यूली वेडेड और उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है तभी। सो दीज थिंग्स, दैट इज़ वाई द प्री काउंसलिंग, द मैरिज, उसके अंदर ये सब चीज़ें इंड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम ब्रेन रिसेप्टिव रहता है। जब ये ड्रामा हो जाता है तो फिर वो ब्रेन समझ नहीं पाता है ये सब चीज़ों। इंटरेस्टिंग। एंड यू नो, काफ़ी, जैसे आप पहले भी स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि काफ़ी लोग वो डेड मैरिजेस को लेकर चलते रहते हैं एंड बच्चों के लिए भी चलते रहते हैं, बट आपके हिसाब से क्या एक टॉक्सिक मैरिज में या डेड मैरिज में रहना चाहिए बच्चों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे मैरिज का डेफिनेशन क्या समझ रहे हैं? हमारे पास 18 साल की लड़कियां, 18 साल के लड़के आते हैं जो बोलते हैं कि आई विल नॉट मैरी, मुझे शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि शादी क्या चीज़ है मैं देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ। क्योंकि उनके रोल मॉडल्स ही इतने हिले हुए हैं। उन्होंने तो बाहर दूसरे के घर पे तो रहते नहीं है, वो खुद के घर पे रहते हैं। अगर बाप पी के आता है, माँ को मारता है, माँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है, गाली गलौज होता है घर में इतना टॉक्सिक कि कुछ बच्चे तो घर पे जाना भी पसंद नहीं करते। तो इससे अच्छा तो बेटर है कि वो मैरिज का, क्योंकि आपके बच्चे को भी तो मैरिज करनी है ना। अगर आपने वो गंदे माहौल में ही उनको रखा है तो आप क्या ही उनका पेरेंटिंग कर रहे हो? इससे अच्छा तो अलग हो जाओ। बच्चे के लिए आप क्या रह रहे हो? बच्चे को हार्म कर रहे हो आप। सो दिस इज द थिंग आई विल नेवर एग्री अपॉन, कि आप बच्चे के लिए रह रहे हो। हाँ, आप बच्चे की जवाबदारी नहीं उठा पा रहे हो या वो जवाबदारी से डर रहे हो, ऐसा कुछ है माइंड में, तो बात समझ में आती है। बट बच्चे के लिए मैं रह रही हूँ, ये तो शायद अपने आप से भी आप झूठ बोल रहे हो। आई थिंक दैट इज़ वेरी डीप, कि अगर आप टॉक्सिक मैरिज में रह रहे हैं ये कह के बच्चे के लिए रह रहे हैं तो शायद सच नहीं है। सच नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे फियर्स है।
सोसाइटी क्या बोलेगी, मैं फाइनेंशियली मेरे बच्चे का वो कर, आप कोई तो मकसद में हो इसीलिए वो मैरिज में रह रहे हो बॉस, खुद का मकसद। बच्चे बच्चे वो सब मत बोलो आप, क्योंकि वहां पर तो डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है। वो जवाबदारी लेने से क्या हम डर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो हमें खुद के साथ चेक करना चाहिए। इंटरेस्टिंग। एंड यू नो अभी तक हम काफ़ी ये बातें कर रहे हैं कि मैरिज खराब कैसे होती है, बट मैरिज सक्सेसफुल कैसे होती है? क्या करना चाहिए एक कपल को टू मेक देयर मैरिज सक्सेसफुल? मैंने आपको बताया मैरिज एक पौधा है, उसको सींचना पड़ता है, वो एक एंटिटी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि अभी अभी आप देखोगे कि मेरे घर पे सपोज फॉर एग्जांपल मैं और मेरे हस्बैंड हम अकेले हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों अब्रॉड सेटल्ड हैं। तो हर इंसान पूछता है यार तुम इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहते हो? अरे वी आर एंजॉयिंग, एंजॉय कैसे करते हैं ये एज में? बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं, मतलब आपको बोलूँ तो जैसे एक सिंपल सी एक एग्जांपल, एक थोड़ा सा कॉमेडी लगेगा बट दिस इज हाउ वी ब्रिंग दैट स्पार्क इनटू आवर मैरिज। कि कल एक कोई दवाई की एक छोटी सी बॉटल थी प्लास्टिक की, वो दवाई खत्म हो गई एंड वो खत्म हो गई, तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही मुझे ऐसे ऐसे दिया कि इसको डस्टबिन में डाल दो। तो उन्होंने मुझे ऐसे दिया तो मैंने ऐसे कैच कर लिया, तो फिर मैंने भी उनको दिया तो उन्होंने भी कैच कर लिया। आधा घंटा हम लोग वो कैच कैच खेल रहे थे और वो जो डिब्बी थी वो अभी तक डस्टबिन में नहीं गई है। इट इज बिकम अ टॉय दैट हम उसके साथ खेलते हैं, यू नो, एंड दैट इज इट ब्रिंग्स दैट लाइफ, दैट स्पार्क बैक, यू नो। छोटी छोटी चीजें करो जो उनको ग्रोथ में हेल्प करो, उनको जो चीजें अच्छी लगती है, मुझे जो चीजें अच्छी लगती है वो मेरे ग्रोथ में हेल्प करते हैं। छोटी छोटी चीजें करते हैं लेकिन यू नो दैट ब्रिंग्स दैट लाइवलीनेस बैक। ऐसा नहीं कि बोर हो गए। मुझे तो समझ में ही नहीं आता जब लोग बोलते कि हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने को। अरे भाई कैसे टॉपिक नहीं हो सकता है? आपने इतनी जिंदगी साथ में गुजारी है, कितनी यादें हैं, अच्छी बुरी बहुत सारी यादें हैं हमारी मेमोरी बैंक में, उसको कभी डिस्कस करो। कभी ये बोलो कि यार हम कैसे नादान थे, कैसे बेवकूफी पे काम करते रहते थे, वो सब चीजें। सो दिस इज द वे यू ब्रिंग दैट स्पार्क back in your life, and it needs to be nourished every moment. Just cannot take it for granted, because marriage in itself is an entity. So yeah. So basically you're saying कि अगर आपको अपनी शादी सक्सेसफुल बनानी है तो you keep working on it. And मतलब it's of course a team effort. It's not like you know there's only one person working on it. Both the people, they are equally involved in that process. मेरे बच्चे अभी मुझे बोलते हैं, 1 is 25 and 1 is 23, दैट मम्मा आप दोनों ने ना वो रोल मॉडल शादी का इतना हाई वाला सेट कर दिया ना कि हमको लगता है कि हम वहां पर टच भी कर पाएंगे कि नहीं, मतलब हम ऐसे हस्बैंड्स बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। सी दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सो मच अ गुड फीलिंग अगर आपका बच्चा ऐसा बोलता है तो, क्योंकि उसने बचपन से देखा है, मम्मी डैडी को फाइट करते भी देखा है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ, लेकिन उसने प्यार करते भी देखा है, केयर करते भी देखा है, उन्होंने उनकी हर चीज वो देखा है। सो अभी आप सोचो कि वो कैसे लाइफ पार्टनर्स बनेंगे। मैंने उसको एक सवाल पूछा, बेटा तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड में क्या पसंद आया? लाइक मम्मा इसके अंदर ना 99% आप जैसी क्वालिटी है। And I was like, so that is also a compliment that see this is how humans are wired, कि अगर आपके अंदर वो कुछ अच्छा लगा और वो अच्छा वो अपने लाइफ पार्टनर में भी अट्रैक्ट कर रहा है। So yeah, all this is an art. I feel it's an art. Yeah, it's very interesting that you know, I mean आपके बच्चे जैसे आपने बताया कि they look up to you in terms of you know the kind of life partners they want to have, the kind of behavior they want to have when they get married.
सो या आई मीन आई थिंक बच्चे देखते हैं शादी में अपने माँ बाप को कि वो कैसे रहे हैं, कैसी शादी होती है, दे वांट टू टेक इट फॉरवर्ड इफ इट्स अ गुड मैरिज. इफ इट्स अ बैड मैरिज देन जैसे आपने पहले वाले केसेस बताए जिसमें यू नो दे आर लाइक हमें करनी ही नहीं है, हमने देखा ही यही सब है. एग्जैक्टली. इंटरेस्टिंग. या आई मीन यू नो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने पूरी हमारी कॉन्वर्जेशन में सीखी अबाउट मैरिज, अबाउट यू नो हाउ you have to be emotionally mature to get into this. It's not really about you know just करनी है, क्योंकि आई थिंक हमारी सोसाइटी में वो भी है कि एक एज हो गई है तो बस कर दो. सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इन टर्म्स ऑफ यू नो योर केसेस दैट यू हैव हैंडल्ड रिसेंटली, और कोई केस है इंटरेस्टिंग जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ जिससे काफ़ी लर्निंग बाहर आती है? Okay, so one of the toxic cases which I will just want to bring is, you know, दो लड़कियां आई थी हमारे पास, 28 and 26 year old. उसमें से एक की शादी हो गई थी and they came pleading to us कि हमारे माँ बाप का डिवोर्स करा दो बस. And I was like, कोई बच्चा आता है जो अपने माँ बाप का डिवोर्स कराता है? मैम बस इट्स ओवर. इतना टॉक्सिसिटी वो मैरिज ने, वो दो बच्चियों ने एक्सपीरियंस किया था कि वो टॉक्सिसिटी उनकी मैरिज में भी चली जा रही थी अभी. क्योंकि उन्होंने बचपन से वो टॉक्सिसिटी देखी थी अपने पेरेंट्स को, और जैसे तैसे वो लोग वो मैरिज ड्रैग कर रहे थे बिकॉज उनका वो बिलीफ सिस्टम था कि बेटियों से शादी कौन करेगा अगर मैरिज तोड़ दी तो जैसे तैसे करके मम्मी चला रही थी उनकी. लेकिन वो ट्रॉमा जो था ना, वो इट वाज काइंड ऑफ जनरेशनल ट्रॉमा विच दीज गर्ल्स वर हैविंग. उनको बच्चे नहीं हो रहे थे शादी करने के बाद बिकॉज वो इतने स्ट्रेस्ड रहते थे कि अभी हम वो घर पे नहीं है लेकिन ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का खून तो नहीं कर देंगे. कॉन्स्टेंट फियर. और उसकी वजह से वो लोग ना अपने मैरिज में परफॉर्म कर पा रहे थे, ना वो मतलब बच्चे भी नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस. तो दे केम एंड दे सेड कि इनका डिवोर्स करा दो. इनका तो मैरिज डेड ही है मैडम, लेकिन इनका डिवोर्स करा दो, ये अलग रहेंगे तो हमारे डिवोर्सेस नहीं होंगे. नहीं तो हम साइकोलॉजिकली इतने अफेक्टेड किड्स है कि हमको नहीं लगता है कि हमारी मैरिज भी वो हो जाएगी. बिकॉज वो मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इतना ट्रॉमा था ये लड़कियों के दिमाग में, तो वो उनकी मैरिज भी अफेक्ट हो रही थी. सो ऐसे भी केसेस होते हैं. लेकिन हम क्या है, हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन इसका रिपरकशन अपने बच्चों पे, नेक्स्ट जनरेशन पे क्या होगा वो कभी सोचते नहीं. और माइंड क्या है, फाइल्स बनाते जाता है. उसको कितना भी साइडलाइन करो, फाइल तो बन गई है ना, तो दैट विल इरप्ट समवेयर और एल्स इन लाइफ. सो ये एक था. और दूसरा एक केस ऐसा था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लाइफ का, कि इट वाज अ मुस्लिम कपल. अभी आपको पता है मुस्लिम्स में 4 शादी अलाउड है, राइट रॉन्ग आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ है. तो दोनों वर्किंग थे, अच्छा खासा मैरिज चल रहा था. इट वाज वेरी हैप्पी, लाइक बोथ ऑफ देम आर वेरी हैप्पी. बट सिंस प्रोफेशनल्स है तो क्या इतना घुस के तो नहीं रहेंगे, थोड़ा अपना अपना टाइम. एक दिन उन्होंने एक मेड रखी घर पे कि थोड़ा सा काम आसान हो जाए. अभी वो मेड आती थी और बोलती थी, सर आप ठंडा खाना लेंगे, आज ठंडा नाश्ता करेंगे, आपका शर्ट आयरन कर दूँ, ये वो, मतलब हर चीज़ परफेक्ट वो मेड करने लगी. और धीरे धीरे ये आदमी को वो मेड के साथ अट्रैक्शन हो गया. अट्रैक्शन हुआ एंड अचानक ही केम टू भरोसा सेल विद द वाइफ दैट आई डोंट वांट टू स्टे विद माय वाइफ, आई वांट तलाक. एंड वाइफ वाज कंफ्यूज्ड, क्या हो गया इसको, भाई क्या हो गया? बोले नहीं, मुझे तुझसे वो सुकून नहीं मिलता है, सो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस मैरिज. बट कुछ हुआ ही नहीं है. नहीं बट मुझे ना वो मुझे दूसरी शादी करनी है. उसने पूछा किससे शादी करोगे? बोले मुझे मेड अच्छी लगती है, आई लव हर. अभी देखो इसमें क्या हो रहा था, वो मुझे दिखाई दे रहा था. मैंने बोला वाइफ को कि ठीक है अभी आप थोड़ा सा वो ले लो, बैक स्टैंड ले लो, कुछ करो मत, उसको डिवोर्स भी मत दो, कुछ भी मत करो. आपके अंदर तो वो जो अलाउड है वो
सिस्टम चलने दो. दैट मैन ही मैरिड दिस मेड. ये अपने मम्मी के घर पे रही एंड आफ्टर 3 months वो मेड और वो आदमी दोनों जन मेरे पास आए लड़ते हुए, और वो आदमी बोलता है मैडम इससे मेरा डिवोर्स करा दो, बस करा दो, बस मुझे ये बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. मैंने बोला सर आपने इसके लिए तो अपनी वाइफ को छोड़ा था, आप इतनी तारीफ कर रहे थे, अचानक से क्या हो गया. मैडम मैंने जिसको प्यार किया था ना वैसा वो है ही नहीं है, ये पूरी बदल चुकी है. अभी नाउ comes the understanding of roles. She was into the role of maid, तो इसीलिए सर गरम खाना चाहिए, ठंडा खाना चाहिए, शर्ट आयरन कर दूं, यस सर, ओके सर, वो सब करती थी. Now the role changed. She was into the role of wife. कितने बजे आ रहे हो, क्या बैंक बैलेंस है, अभी इसको थोड़ी जमेगा. So see, certain things are in this dynamics. फिर उसने उससे डिवोर्स ले ली और वापस ही went to the first wife. But the thing is that you need to understand the roles very much. कि कोई इंसान से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या उससे रोल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं. और इसका कॉन्ट्राडिक्टरी दूसरा भी एक पार्ट है कि जब वाइफ लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, आप पूरा दिन डू दिस डोंट डू दिस अपने प्रोफेशन में करते हो, वो चीज़ आप घर पे आके अगर कंटिन्यू करते हो तो वो भी आपके मैरिज को बहुत अफेक्ट करती है. आप जो भी हो, लॉयर हो, जज हो, डॉक्टर हो, वो रोल है, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्ले करो, फिर घर पे आके आप वाइफ हो, मदर हो, उसका रोल करना है. लेकिन वो रोल कंटिन्यू रहता है तो फिर इसका ईगो हर्ट होता है. सो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर लोग रोल्स को छोड़ते नहीं है और कुछ लोग अलग अलग रोल्स को पकड़ भी लेते हैं. सो इट्स अ डीप साइंस. यू नो आपने जो ये केसेस बताए उसमें आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट देम. जैसे जो आपने पहला केस बताया जिसमें आपके पास 2 लड़कियां आई थी, तो फाइनली उस केस में क्या हुआ? डिड यू गाइज टेक दैट थिंग अप कि मतलब बच्चे आ रहे हैं सेइंग कि माँ बाप का डिवोर्स करा दो, तो इज इट इवन अ case that is taken up by police? No, so we counseled the 2 girls. उनके ट्रॉमा के साथ हमने उनको हील करने की कोशिश की, है ना. अभी पता नहीं क्योंकि उनके पेरेंट्स तो इतना वो स्टेट में थे ही नहीं कि उनको काउंसलिंग भी की जा सके. काउंसलिंग के लिए भी कोई बंदा रेडी होना चाहिए ना, तो वो था नहीं, तो अभी तो वो उधर का उधर है. लेकिन जो डिस्टर्ब्ड थे, जो 2 लड़कियां जो डिस्टर्ब थी, उनको हमने रिसोर्सफुल बनाया, उनको हील किया, उनकी ट्रॉमास जो भी थे वो बाहर लाए, उसको डिस्कस किया, एंड वी शोड देम दैट हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड एंड द मैरिजेस आर, है ना. तो हमने उसके ऊपर काम किया. सो समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि काम कहाँ पर करना है. सो या. Interesting. And the second thing is when you spoke about roles, you know, जैसे जो लोग lawyers and doctors या whatever your role is outside the marriage, men, women, doesn't matter, you know, they bring those roles to home. तो क्या एक इंसान कर सकता है to not bring that role to home? अभी वो इंसान ही कर सकता है ना. वो हैट जो आपने पहनी है, एक कुर्सी पर बैठ के, अगर सपोज मैं टीचर हूँ या प्रिंसिपल हूँ, तो मैं बोल डू दिस डोंट डू दैट, तो पूरा डू दिस डोंट डू दैट का ही मैं रोल कर रही हूँ. बट जब मैं घर पे जा रही हूँ तो वो हैट मुझे यहाँ पर छोड़ के जानी है. आई हैव टू ब्रिंग दैट माइंडफुलनेस के नाउ आई एम इनटू डिफरेंट रोल, है ना. लेकिन क्या होता है, वो कंटिन्यू जब रहता है घर पर भी, तब वो घर का जो इकोसिस्टम है वो पूरा हिल जाता है. कोई आपके साथ सेफ और सिक्योर, इवन पति भी सेफ और सिक्योर महसूस नहीं करता. उसको भी आप डू दिस डोंट डू दिस करोगे जैसे आप बच्चों को करते हो, तो वो बच्चा थोड़ी ना है. सो यू नीड टू बी माइंडफुल वेयर आई एम. सी आई एम अ कोच, बट मैं वो कोच की हैट मेरे ऑफिस पे निकाल के जाती हूँ. इफ आई गो होम एंड वो मेरे बच्चों के साथ, मेरे पति के साथ वही कोचिंग मोड में रहूंगी, तो बोलेगा अरे बाबा क्या है ये, तेरा जो भी है वो ऑफिस तक. सो यू नीड टू नो, एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ यू आर माइंडफुल अबाउट योर ओन सेल्फ, है ना. ये रोल्स हम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, या तो वो हमें सोसाइटी ने दिया है कि यू आर गुड एट इट, डू इट, इसीलिए करते हैं. बट अदा किसको बोलते हैं? मिनट मिनट रोल चेंज कर सकते हैं ना हम.
लेकिन वो हम भूल जाते हैं. इंटरेस्टिंग. एंड एक दो चीज़ें और है जो मेरे को आपसे पूछनी है. आई नो कॉन्वर्जेशन काफ़ी लंबा हो गया बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है कॉन्वर्जेशन. शादी में जब इतना कुछ हो जाता है, लड़ाइयाँ हो गई हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व है, बच्चे, ये वो, अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप अगर शादी में आगे चलाना चाहते हैं तो फॉरगिवनेस कैसे लेकर आए? देखो, मैं तो ना एक चीज़ खुद भी सोचती हूँ और मैं लोगों को बोलती हूँ कि इसके ऊपर मेडिटेशन करो. ओनली वन लाइन, ना तुम गलत हो ना हम गलत हैं, हम सिर्फ अलग अलग है. वी आर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स. देखो हम सब ह्यूमन बींग के पास एक नाक, दो आँख, दो कान ऐसे ही है. वैसे हम सब यूनिफॉर्म है, लेकिन तो भी हम बोलते हैं हम यूनिक है एक दूसरे से. क्यों? क्योंकि हम जिस एंगल से सोचते हैं, हम जिस पर्सपेक्टिव से चीज़ देखते हैं, वो पर्सपेक्टिव आप हो ही नहीं सकता आपका. आप थोड़ा डिफरेंट एंगल करो, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. सो वी ऑल आर यूनिक. वो अपने फिल्टर से काम कर रहा है, तुम अपने फिल्टर से काम कर रही हो. तो दोनों भाई बहन भी एक नहीं हो सकते अपने उसके अंदर. तो आप तो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ये पौधा कौन से जमीन में 25 साल से था और ये पौधा कौन से जमीन में था, ये दोनों उग के एक साथ में आए तो कैसे सेम हो सकते हैं? So that is the thing you need to remind yourself, not only in the marriage, in the office, everywhere, that everybody is different. That is why they are behaving differently. और कोई भी इंसान शादी के अंदर जो भी एक्शन करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करता है तो उसको मैं यही पूछती हूँ, वो क्यों कर रहा है? उसके बिहेवियर को हम कंडेम करते हैं, तू ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है. बट वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है? वो क्यों को जानने की कोशिश करो, वो क्यों को पकड़ने की कोशिश करो कि वो क्यों ऐसा कर रहा है. अगर जब हम वहाँ पर फोकस करेंगे ना, तो हम ये आइडियाज़, मतलब उसके बिहेवियर्स के ऊपर इतना ये नहीं करेंगे उसको. बिकॉज इंसान अलग है, बिहेवियर अलग है. बिहेवियर पे काम किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अटैक उसकी पर्सनैलिटी पे कर रहे हो, वो इंसान के ऊपर, तो बहुत लेस चांस है कि वो रिसेप्टिव रहेगा. इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था, मे बी इट इज लिंक टू द सेम थिंग. शादी में म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैसे लाई जाए एक दूसरे के लिए? ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, लव बाद में आता है. पहले आप एक इंसान को इंसान होने का मौका दो. आप उसको, वी ऑल आर डिजाइंड परफेक्टली इम्परफेक्ट, है ना. ये अगर आपको समझ में आ गया है कि कोई, आप खुद भी परफेक्ट नहीं हो बॉस, तो दूसरा वाला हो ही नहीं सकता है. एंड ही इज अ ह्यूमन बीइंग. आप एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर चिल्लाना, उसके ऊपर हाथ उठाना, मतलब जब लोग हमारे पास आते हैं ना, इधर मारा उधर मारा ये किया, एक इंसान हो के इंसान के ऊपर कैसे हाथ उठा सकते हैं? सो वो रिस्पेक्ट जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और वो रिस्पेक्ट मुझे लगता है, सी नाउ अगेन आई मे बी साउंडिंग वेरी ट्रेडिशनल एंड ओल्ड, बट ये वोकैबलरी जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. कुछ लोग एकदम तू से बात करते हैं हस्बैंड को. वैसे तो वो तू में क्या होता है कि बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज, नीचे गिरना बहुत आसान है. लेकिन आप से बात करो, वो वोकैबलरी आपको सपोर्ट नहीं करेगी इतना जल्दी नीचे गिरने में. इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. तो आप जैसे अपने हस्बैंड को, वाइफ को एड्रेस कर रहे हो, जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वोकैबलरी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. ये सबकॉन्शियसली इसके ऊपर असर होता है. एंड देन ऑन द बिहेवियर. मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि मतलब हमारे में निकाह होता है तो बोलते हैं कबूल है कबूल है कबूल है. 3 बार क्यों बोलते हैं भाई? एक बार बोलो ना कबूल है. बहरा है क्या सामने वाला? उसको समझ में नहीं आता है. बट दैट इज टू इवोक दैट माइंडफुलनेस एंड दैट अलर्टनेस कि सुनो, इट इज नॉट इजी. कबूल है मतलब आई एक्सेप्ट. व्हाट आई एक्सेप्ट? आई एक्सेप्ट एवरीथिंग that will come as a package.
एक्सेप्टेंस इतना इजी नहीं है. सो एक बार बोला, शायद हाँ बोल दिया, हाँ कबूल है. दूसरी बार, तीसरी बार, ताकि यू बिकम वेरी अलर्ट दैट इन दिस प्रोजेक्ट यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग. अगर आप उसके अच्छे वाले पॉइंट्स एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसकी जो कमियां हैं वो भी आप एक्सेप्ट करो, एंड देन यू कैन ग्रो टुगेदर हैप्पीली. Interesting. Yeah, I mean, from where we started and where we are ending, it's perfect that we started with what are the issues and coming to how we can make our marriages successful and what can we do better. And I have learned a lot from the entire conversation. It was lovely having you on the show. Thank you so much, Khadija. Thank you so much. And this is my first podcast and I really enjoy the space, and talking to you was really lovely. Thank you so much.